थोड़ा पीछे करो इसको, इधर से और क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। ऊपर से फोकस ठीक करना है, एकदम फोकस करना। पीछे लेके जाओ, नीचे लेके पीछे लेके इधर से फोकस यार, इधर से फोकस पीछे। ये टेबल पीछे बड़ा गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज को सुन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? रजिस्टर करने पे ही निकालेंगे।
कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं प्लीज? समझ आ गया था कल के पार्ट में? चलिए सर नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखता हूँ। इतने एग्जांपल नेक्स्ट पेज ही बंद रहेगा। Stock as on stock as on 1st July 2022 was 1,000 liters at the rate of 115 each. लेट्स से बड़ा आपके पास पेट्रोल का स्टॉक पड़ा, बस करो यार, क्या चाहते हो यार? अरे हुक्म करें सब, क्या करें? हुक्म करें, शुरू करेंगे या रहने ना करिए? क्या हो गया? 1000 लीटर्स एट द रेट ऑफ, लेट्स से पेट्रोल का स्टॉक है लीटर्स में, तो ये जो एल लिख रहा हूँ लीटर्स, 1000 लीटर्स एट द रेट ऑफ सपोज 115 ईच। तो अपना जरा एक पेट्रोल पंप समझेंगे, इस दिन कितनी क्वांटिटी पड़ी? 1 जुलाई 2020 को 1000 लीटर्स पड़े और 1 लीटर कितने का खरीदा फॉर एग्जांपल आपने? ड्यूरिंग द ईयर following purchases were made. Suppose 15th August 2020, 10,000 liters at the rate of 117 each. डेफिनेटली प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं। सपोज 15 अगस्त को आपको और जरूरत पड़ी तो उस वक्त रेट हो गया था 117 ईच लीटर, या इसमें ईच कितने ईच समझेंगे उसमें, मतलब हर लीटर की प्राइस। देन सपोज आपको जरूरत पड़ी तो आपने 25 दिसंबर 25 दिसंबर 2020 25 दिसंबर सॉरी 2020 सपोज आपने 12,000 लीटर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 118 ईच। 15th अप्रैल 2021 सपोज 8,000 लीटर्स और परचेज हुए और उसका प्राइस 121 होगी। तो आपके पास कुछ लीटर्स में स्टॉक पड़ा है, 1000 लीटर्स पहले पड़ा था, फिर आपने डिफरेंट डेट्स पे 10,000 लीटर्स, 12,000 लीटर्स और 8,000 लीटर्स फर्दर परचेज कर लिया। नेक्स्ट लाइन लिखो, सपोज ड्यूरिंग द ईयर during the year 23,000 liters, sorry 22,000 liters were sold. Yes sir, yes sir. During the year 22,000 liters
were sold at the rate of suppose 125 per liter. तो कुछ भी अब खरीदता है और फाइनली कुछ सेल कर दी 125 पर लीटर सपोज। इस डेटा से अब हमने क्या करना है, एक रिक्वायरमेंट लिखना, calculate the gross profit for the year ended 30th June 2021। इस डेटा से हमने ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2021 जरा कैलकुलेट करना है। इन्होंने लिख लिया, जरा एक नजर करने की रिवाइज कर लो क्या पढ़ा, क्या लिखा है। अब सेलिंग प्राइस भी डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट डेट्स पे, डिफरेंट टाइम पीरियड में। मैंने सेलिंग प्राइस पर लीटर क्या अज्यूम की है, डाटा देख के सेल प्राइस से बता दिया। खरीदा डिफरेंट डेट्स पे, लेकिन सपोज एज अ फर्स्ट सिनेरियो फिलहाल 125 पर लीटर ड्यूरिंग द पीरियड पे हमने सेल किए। अपना जरा काइंडली एक पेट्रोल पंप सॉर्ट ऑफ जहन में लाऊंगा। कितने लीटर्स आपके पास पड़े थे, नोट करिए इसमें, कितने लीटर्स पड़े थे? 1000 पड़े थे स्टार्ट में। फर्दर कितने खरीदे? 10,000। कितने टोटल हो गए? फिर कितने खरीदे? टोटल हो गया 23,000। फिर और कितने खरीदे? टोटल हो गया 31,000 में से कितने बेच दिए? कितने बेच दिए सर? तो कितने बच गए होंगे? अब पेट्रोल का जो स्टॉक आपका होगा वो किसी सॉर्ट ऑफ, वैसे पेट्रोल पंप्स में ये पेट्रोल होता कहाँ है? अंडरग्राउंड टैंक्स बने होते हैं। अब बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 लीटर्स पहले थे, तो उसमें अगर 10,000 लीटर्स आपने खरीद के टैंक में डाल दिए, उसी में से फिर कुछ निकल के बिकते भी रहे होंगे। तो क्या ये पॉसिबल रहेगा आपके लिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा लीटर बिका है और कौन सा टैंक के अंदर ही है? ये मिक्सअप हो जाएंगी चीजें, फिर जब 12,000 आएंगे फिर उससे मिक्स हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर पेट्रोल हमें रिक्वायर्ड होता और हमने खरीदते रहे, तो उसमें से निकाल के हम बेचते भी रहे। एट द एंड जो 9,000 लीटर, समझ आ गया 9,000, तो 9,000 लीटर जो एंड में बचा है वो किस रेट वाला बचा है? 125। क्या जो स्टॉक बचा है वो सेल प्राइस पे बच गया है? इस तरह के भी काम हुआ करेंगे आप। क्या इस तरह के काम एक दो दिन पुरानी वाली बातें भूल के फिर हुआ करेंगे सर? क्या जब तक गाड़ी सेल नहीं होगी वो कॉस्ट प्राइस पे रहेगी सर? चीजें बिकेंगी तो सेल प्राइस पे रहेंगे सर। तो यकीनन जो 22,000 लीटर बिके हैं वो किस रेट पे बिके हैं, लेकिन जो पड़े हैं वो आपको कैसे पता चला 121 वाले पड़े हैं? तो वो तो 9,000 है। क्या ये आइडेंटिफाई हो सकेगा कि एग्जैक्टली कौन से लीटर निकलते रहे? मिक्स हो जाएंगे, तो ये तो बेटा हमने पढ़ना है सब। अगर चीजें आपस में मिक्सअप हो जाए और हम अलग-अलग ना कर सकें, तो फिर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्टॉक पड़ा है, कौन सा बिके? एक तो ये है ना कि कार शोरूम है, उसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट मॉडल्स की गाड़ियां खड़ी हैं, तो उन्होंने तो आपस में मिक्स नहीं होना। होंडा खड़ी, कोरोला वगैरह खड़ी, अगर आपको आपने होंडा बेची है तो आपको पता है ये बिक गई है, ये दूसरी खड़ी है वगैरह। तो उस वक्त तो आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि अगर होंडा बेची है तो ये कितने की खरीदी थी, कितने की बेची है, उसके तो मिक्स होने का खतरा नहीं है। उनकी आइडेंटिटी अलग अलग रहेगी। तो जौन जौन से मॉडल की गाड़ी आपके पास खड़ी होगी उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट की बेस पे आप उनकी क्लोजिंग स्टॉक की मेजरमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर चीजें आपस में मिक्स हो जाए, कोई एक ही स्टोर रूम में या किसी एक ही टैंक में चीजें हो और आपस में मिक्सअप हो गई, तो उनको फिर कैसे मेजर किया जाता है? कुछ ना कुछ हमें करना है। तो कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ता है वही समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाई है। तो हमने अब जो रिक्वायर्ड है वो शुरू करते हैं, फिर साथ साथ डिस्कस करते हैं असल में
प्रॉब्लम ये रिजॉल्व कैसे हो सकता है, प्रॉब्लम है भी क्या वो भी मैं बताता हूँ, और रिजॉल्व कैसे होगा। आप इससे अगर रिक्वायरमेंट देख के ये बताएं मांगा मैंने क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स ढूंढ ले अगर हम, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट हो जाती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट। तो आइए शुरू करें, बिस्मिल्लाह। सॉर्ट ऑफ आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, तो आंसर शुरू करें। बिजनेस नेम, मेरा ख्याल मैंने नेम को मेंशन किया, तो बिजनेस नेम चलें, वैसे लिख लेते हैं ताकि याद रहे। अगर हुआ करेगा तो डेफिनेटली ये हुआ करेगा, बस मेरे शायद थोड़े से बड़े हो गए हम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होगी कॉपी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ये जो मैंने रिक्वायरमेंट में ईयर एंड लिखा, ईयर एंडेड लिखा है, 30 जून 2021 पे अगर ईयर एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा, ये 1 जुलाई कौन सा यार, 2021 को स्टार्ट हुआ होगा। हाँ यार ये तो मतलब क्या, 30 जून 2021 पे अगर एंड हुआ है तो ये वाला अकाउंटिंग है जो एंड हुआ है, ये शुरू कब हुआ होगा, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020। ठीक है सर, तो जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है जरा उसको पढ़े, जरा क्वेश्चन में जो लिखी है मैंने, 1 जुलाई 2020 पे ही आपको बताया कि कितने लीटर्स पड़े थे, तो ये लीटर्स क्या कहलाएंगे, और किस दिन का स्टॉक क्लोजिंग कहलाएगा, 21 वाला जो एंड वन डेट है उस दिन का क्लोजिंग कहलाएगा। डेफिनेटली जो हमारा क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का। ठीक है, आप ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज ठीक आ रही है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है, अपना नेट ऐसे ही है। जी सर जी शुरू करें, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से मिला है जहां फिर जरूरत पड़ेगी किसी वर्किंग तो वर्किंग करते हैं। जी सर, सबसे पहले आएगी सेल, ना करें सर, सेल्स कैसे फाइंड आउट करें, सीरियस, बिल्कुल सीरियस आसान सी बात है, बिल्कुल बातें करनी है। अब आप प्लीज बड़े हो रहे हैं, कंसंट्रेशन का काम है, छोटे छोटे काम सही तरह रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जी सर, सेल्स कैसे आएंगे, 22,000 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय, देखो बेटा सेल्स की अमाउंट हमेशा से कैलकुलेट होनी चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। तो अगर लीटर्स है तो 22,000 लीटर सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर लीटर। आंसर बताएं, 2750 सर। अरे बेटा लेकिन आप तो लिख पाते हैं, क्या हो मुझे तो पता है सर, वो नहीं लिख रहा, लेकिन आपको तो पता है कैलकुलेटर में फिगर आ गई सर, ये कैसे, तो 750 000 यूट्यूब पे
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी इस वक्त बहुत आ रही। बीच में आवाज के इश्यूज आ रहे थे, जरा काइंडली बता दीजिएगा फाइनली अब इस वक्त आवाज ठीक चलिए लग गया अपना। जी सर जी, सेल के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी सर, अब यहाँ से ऑनवर्ड एक एक चीज और से जरा देखिएगा, डाटा आपने लिखा हुआ है मेरे साथ साथ रहेगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन होती है ओपनिंग स्टॉक से शुरू होती है। ओपनिंग स्टॉक, जी अपनी एग्जांपल का डाटा देखें जो मैंने अभी लिखा था। अब हमारा अकाउंटिंग है 30 जून 2021 पे एंड हो रहा है, तो 1 जुलाई 2020 पे जो चीजें पड़ी होंगी वो हमारे लिए क्या कहलाएंगी? तो 1000 मेरा लीटर्स और मल्टीप्लाइड बाय 115 कॉस्ट पर लीटर था, तो वर्किंग लिखते जाए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 115 इज इक्वल टू 1,15,000। ठीक है सर, प्लीज कंसंट्रेट। देन ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड होता है? परचेजेस। और दोबारा डेटा देखें, अगर ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट डेट्स पे 3 परचेजेस हैं, तो हम सिंपली बेटा क्या कर सकते हैं, इन परचेजेस की अमाउंट्स फाइंड आउट करके, मतलब 10,000 to 117 एक्सेट्रा, इनको ऐड करके अपनी टोटल परचेजेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप लोग इस तरह करें, इसकी भी जरा वर्किंग फिर एग्जामिनर को दिखानी होती है, छोटी छोटी वर्किंग हम कर रहे हैं। तो जहाँ आप आंसर बना रहे हैं उसके नीचे 5-6 लाइनें छोड़ दें, नीचे ग्रॉस प्रॉफिट की हमने वर्किंग करनी, तो आप जरा वर्किंग 1 बनाएंगे इस तरह से आइडिया। अगर नहीं है तो बस साथ रहेगा, मतलब ऊपर जो मैं परचेजेस के सामने टोटल परचेज लिखूंगा इस साल की, क्योंकि मैं इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो उसकी अगर फिगर फाइंड आउट करनी पड़ी तो 5-6 लाइनें रख के वर्किंग्स में आके W1 मींस वर्किंग 1। और इस वर्किंग 1 का मतलब जो मैंने ऊपर 3 चीजें लिखी हैं उनको दोबारा लिख के उनकी अमाउंट्स फाइंड आउट करना है। तो 10,000 इंटू 117, 12,000 इंटू 118 कर लेंगे। देखें देखें, तो कोई भी फिगर हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी उस रिक्वायरमेंट के लिए जो एग्जामिनर ने हमसे मांगी है, तो उसको फिर एग्जामिनर को प्रेजेंट करने के लिए वर्किंग की जाती है। तो पहली परचेज थी 10,000 इंटू 117, फिर 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 118, समझ आ रहा है प्लीज? और फाइनली 8,000 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 121 पर लीटर। जी सर, इज इक्वल टू 1170,000, 11,70,000। सॉल्व किया करें, 12,000 इंटू 118, 141 6 1416 000। कितने ये 1416 000? 8,000 into 121, 968,000। तो डिफरेंट डेट्स की परचेजेस को हमने सॉल्व करके लिख लिया है, अब इनका एक सम कर रहे हैं। 3554 000। What is the name of this final answer? 3554 000। फिगर ठीक है, परचेजेस है सर। तो मैंने क्या किया, अगर एक से ज्यादा परचेजेस है तो उनकी एक वर्किंग करके उसका आंसर फाइंड आउट करके, अब हम कहाँ इसे यूज कर लेंगे? परचेजेस के सामने क्या फिगर आ गई? 3554 000। Any confusion anywhere, sir? The online students clear?
देन सर जी एंड जिस मकसद के लिए हम ये वर्किंग कर रहे हैं सारी, लेट्स लिखें क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक की हेडिंग के सामने हमें क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी लिखनी है या अमाउंट लिखनी है? अमाउंट लिखनी है, अमाउंट लिखनी है, ताकि अमाउंट्स की बेस पे पता चले प्रॉफिट कितना है। अल्टीमेटली में प्रॉफिट तक जाना, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकले, प्रॉफिट की अमाउंट है। ठीक है, अब ये बात बहुत ज्यादा ध्यान वाली हो गई, जरा आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली थी कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है कितनी। एक दफा जरा दोबारा कर, हमारे पास पीरियड के स्टार्ट पे कितने लीटर्स थे? डेफिनेटली कैलकुलेटर अलाउड है, अगर आप कैलकुलेटर पर प्लस माइनस करना चाहें तो डेफिनेटली प्लीज करें। ओके, बस यही उसी पर 1000 लीटर्स अवेलेबल थे। ये इस बात समझ आती, 1000 लीटर अवेलेबल थे, 10,000 और आ गए तो ये बढ़ गए, कम हो गए, 11,000 हो गए, और कितने हो गए, 12,000 प्लस हो गए, 23,000 हो गए, 8,000 और आ गए, कितने टोटल हो गए? 31,000 टोटल लीटर्स अवेलेबल हो गए थे हमारे पास इस पीरियड में। देन फिर बेटा सेल कितने हो गए? तो सेल वाले फिर प्लस हो गए माइनस हो गए? करते माइनस। तो 9,000 लीटर्स अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है लीटर्स, लेकिन वी नीड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस 9,000 लीटर्स क्वांटिटी। तो इस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक के सामने वर्किंग नंबर 2 की हेडिंग लिखें और वर्किंग नंबर 2 पे इकट्ठे हो जाए। हम करना क्या चाह रहे हैं? अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बड़े अगर अमाउंट हमने कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहला काम तो वही किया करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, दैट इज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो काइंडली जो अमाउंट आ चुकी है उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 9,000 लीटर्स। ठीक है सर जी, देन सर अब हमारा इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है उसको जरा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं जो मैं अभी बात एक कर रहा था। देखिए ये जो हमारे पास जो स्टॉक है ये किसी अब लीटर्स में है, कुछ क्वांटिटी हमारे पास, ये हमने किसी टैंक में अपने पास रखी होगी और जैसे जैसे जरूरत पड़ती होगी उस टैंक में से ये यूज होती जा रही, सेल होती जा रही। इट बिकम्स इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ के फॉर एग्जांपल आपके सामने लीटर्स हो किसी बॉटल में या किसी टैंक में और आप देख के बता सकें इसमें से ये वाला जो लीटर है ये 117 वाला है, ये 105 वाला है, ये 121 वाला है। ये बात ठीक है मेरी? क्यों क्यों नहीं, मतलब इट बिकम्स इम्पॉसिबल कि हम ये आइडेंटिफाई कर लें ये वाला लीटर वो है, वो है। मिक्सअप हो, तो चीजें अगर आपस में मिक्सअप हो जाए तो फिर हमें मजबूरन कोई मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे जिन मेथड्स की बेस पे हम कोई वर्किंग कर सकते। अगर ये चीजें मिक्सअप नहीं हो रही, जैसा मैं गाड़ियों की एग्जांपल दे रहा था, डिफरेंट मॉडल्स की गाड़ियां हैं, डिफरेंट मॉडल्स के एसी बेच रहे हैं आप, डिफरेंट मॉडल्स या डिफरेंट स्टाइल की चेयर्स बेच रहे हैं, अगर चीजें अलग अलग आइडेंटिफिएबल है कि किस क्वालिटी की चीजें कितनी पड़ी हैं, किसकी कितनी पड़ी हैं, तो देन हमें किसी फार्मूला की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। हम देख लेंगे कि कौन सी चीजें कितनी पड़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पड़े हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। जो दूसरी तरह की चीजें हैं उसका रिस्पेक्टिवली रेट लग के उनका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बाद में सम करने। तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी यूज ऑफ एनी फार्मूला अगर चीजें अलग अलग आइडेंटिफिएबल नजर आ रही हैं कि कौन सी कितनी है कौन सी कितनी। लेकिन अगर चीजें मिक्सअप हो जाए जो हमारी हो गई तो उस केस में फिर क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स यूज किए जाते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं अब मैं उस पर जा रहा हूँ। ये मेरा सारा बैकग्राउंड समझ आ गया कि हम इन मेथड्स का यूज क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इस पर्सन में
वो मिक्सअप हो गई हैं और हम अलग अलग आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिकली पोजीशन में नहीं होंगे। तो देन क्या करना आपने, नेक्स्ट लाइन लिखना, मेथड्स, अभी वर्किंग टू में लिखते जाइए, मेथड्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। रुक के ये जरूर एक दो रिवाइज कर लें अपने जहन में या सोच लें अपने जहन में कि क्या क्लोजिंग स्टॉक को सेल प्राइस पे रिकॉर्ड तो नहीं किया जाता। एक नजर मैं पहले रिवाइज कर ही लेता, और कुछ दिन पहले जब हम गाड़ियों वाली एग्जांपल ले रहे थे, थोड़ा अगर रजिस्टर में से ढूंढ सकें सामने रख लेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। बस अभी तरह पीछे नहीं होगा, बस कम पेज की थोड़ा घर वाला काम तो घर वाले रजिस्टर पे करता है, इसी पे करता है। बिजनेस का फर्स्ट ईयर था, कितनी गाड़ियां खरीदी? बिजनेस का फर्स्ट ईयर था, कितनी गाड़ियां सबने खरीदी? कितनी गाड़ियां खरीदी थी आप बता रहे थे, बेची थी? कितनी खरीदी थी, कितनी बिकी थी, कितनी बची थी? उन फोर की अमाउंट का कैसे निकाली, ढूंढने के लिए? फोर मल्टीप्लाइड बाय क्या किया? 15 लाख, 15 लाख या 17,50,000। तो चीजें बड़े जो अनसोल्ड है, अभी वो सेल प्राइस पे नहीं है। चीजें जब आप देखेंगे तो तब सेल प्राइस पे आप देख रहे हैं 21 कार्स की आपने सेल कैसे निकाली थी, ढूंढे जरा यहीं कहीं। 21 की जब सेल प्राइस फाइंड आउट की थी तो 17,50,000 मल्टीप्लाई बाय 21। तो जो चीजें बिकेंगी वो तो सेल प्राइस पे आ जाएंगी, लेकिन बिकने से पहले वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे ही पड़ी है। जरा नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सेकंड ईयर के एंड में शायद 2 कार्स पड़ी थी, तो मल्टीप्लाइड बाय वंस अगेन 15 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? हमें यहाँ तो यही पता है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, सेलिंग प्राइस पर। तो मैं मेरी इस डिस्कशन की हेडिंग क्या बन गई है, हम करना क्या चाह रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के मेथड्स पढ़ना। तो देयर आर टू मेथड्स which are used if the quantity of closing stock is mixed up और उसे आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ना। तो मेथड नंबर 1 लिखना, उसका नाम है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या मेथड है। एक पहला मेथड इस काम के लिए यूज हो जाता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इन्हीं वर्ड्स की इन्हीं वर्ड्स के पहले जो अल्फाबेट्स है उन्हीं से किसी एब्रीविएशन बन जाती है, 5-4। तो 5-4 स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस क्या है, इसको डिफाइन करना। इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड it is assumed that items purchased first are sold first। In this method, first in first out किस मेथड में, it is assumed that items purchased first are sold first। मे भी आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने पहले ये सुना हो, लेकिन कहीं मेरी तरह गुजारिश साथ जरूर नोट कीजिएगा। इसमें एक वर्ड है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, assumed। ये जरूरी नहीं, देखें लीटर्स मिक्सअप हो गए हैं, ये कुछ जरूरी नहीं कि जो पहले वाले वही बिके, लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक्चुअल क्वांटिटी जो सेल हुई है वो कौन कौन सी वाली सेल हुई है, हम उसे आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में नहीं। तो अब कुछ मेथड्स मजबूरन हम यूज करते हैं। तो इस मेथड को अगर हम यूज करेंगे तो उसमें हमारी अजम्पशन ये है कि जो आइटम्स पहले खरीदी होंगी वही पहले बिकी होंगी। हमें इन अजम्पशंस की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर हो रही मेरी बात?
मिक्सअप स्टॉक हो गया है, हम सेग्रीगेट करने की पोजीशन में नहीं है। तो एक पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप ये अज्यूम कर लें कि जो चीजें पहले खरीदी गई होंगी वही पहले बिकी होंगी। आप मुझे ये बताएं कि स्टॉक कहाँ से बचा होगा, जो शुरू वाली परचेजेस होंगी या फिर एंड वाली परचेज? शुरू वाली किधर गई? हम अज्यूम अगर ये करेंगे पहले वाली जो परचेज थी वो सेल हो गई, तो इस केस में फिर स्टॉक हमेशा कहाँ से बचेगा? एंड वाली परचेजेस मींस लेटेस्ट परचेज से बचेगा। एक और सेंटेंस लिखो इन FIFO in FIFO closing stock units comprise of latest purchases. Latest means end वाली, latest earliest या latest, earliest हो जाएगा शुरू वाली, और latest closing stock units comprise of latest purchase units. Any confusion? बाकी डेफिनेटली मैं फिगर्स के साथ बात करता हूँ। नोट कर ली? पहले हम इस वक्त इसी मेथड की एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, मेथड नंबर 2 पे बाद में आता है। राजेंद्र ये बायस जो हमने लिखी है इसे अपने डेटा पे अप्लाई करें। रेडी? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखे? ये यदि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पर अपनी वर्किंग करनी हो तो उसका क्या करनी है, सुनने पहले दो तरीके उसके होते हैं स्टॉक फाइंड आउट करने के, फिर मैं हम दोनों तरीकों से ही लिख लेंगे। मेथड नंबर 1 नहीं सर, मेथड नंबर 1 FIFO है। FIFO को अप्लाई करने के दो तरीके, FIFO मेथड से अपनी फिगर तक पहुंचने के दो पॉसिबल वेज है, तो इसमें बिना परेशान होइएगा। पहली बात मेरी सुनो, 22,000 लीटर्स को जहन में रखना। क्या ये यूनिट्स हमारे पीरियड में आउट हुए, सेल हुए, ये बिजनेस से निकल गए, हमने बेच दिए? तो अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो ये 22,000 लीटर्स कौन से वाले सेल हुए हैं? तो पहले वालों का मीनिंग क्या है? हमारे पास सबसे पहले वाले कौन से पड़े हैं? वो 1000 पड़ा, वो 1000 पिछले पीरियड से पड़ा, तो सबसे पुरानी परचेज है वो 1000 वाली। तो इस 22,000 का एक ब्रेकअप बनाए पहले जहन में, फिर बाद में लिखते हैं। सबसे पहले कौन से लीटर्स बिके होंगे? तो 1000 पूरा बिक गया। अब टोटल कितना करना है? 22। देन क्या 10,000 भी बिक गया होगा, तो 11,000 हो गया। फिर नेक्स्ट 12,000। अब वर्किंग कर लीजिएगा, ये नहीं कि बस कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना, अगर जरूरत पड़े तो कर लीजिएगा। 1000 प्लस 10,000 मीन्स 11,000 लीटर्स तो सेल हो गए। तो 12,000 अगर पूरे सेल कंसिडर कर लें तो ये तो टोटल 23 हो जाएगी, हालांकि हमारे 22 सोल्ड। तो किसको ध्यान में रखना? अपने सोल्ड यूनिट्स को। तो 1000 पूरे से, 10,000 भी पूरे से, 11,000 हो गया। तो बाकी 12,000 लीटर्स में से देयरफॉर 11,000 लीटर सेल हुए होंगे और 1000 लीटर्स बचे होंगे इसी 12,000 में से। 12,000 में से फिर 1000 लीटर्स बचे होंगे और लास्ट वाली परचेज के 8,000 यूनिट्स एज इट इज पड़े होने चाहिए हमारे स्टॉक। तो हमारा स्टॉक फिर कहाँ कहाँ से पड़ा होगा अकॉर्डिंग टू FIFO? 118 रेट वाला 1000 और 121 रेट वाले पूरे 8,000। तो सिंपली इस वर्किंग के रिजल्ट में हम अपने 1000 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 118 कर लेंगे और 8,000 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 121 करके 9,000 लीटर्स की टोटल कॉस्ट में। तो एक वे क्या होता है कि आप सोल्ड यूनिट सामने रखना और फिर फर्स्ट इन से डिसाइड करना है, और जो नहीं बिके वो हमारे पे स्टॉक में पड़ा। लेकिन अनदर वे इज, अपना रजिस्टर देख रहा, अनदर वे इज, अभी एक दूसरा सेंटेंस भी लिखा हमने। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, अभी दूसरा सेंटेंस इधर अभी जो लिखा, अभी आखिरी सेंटेंस अभी लिखा आखिरी, अगर पहली परचेजेस वाले यूनिट्स बिक गए होंगे तो हमने क्या लिखा है कि स्टॉक फिर एंड से बचा होगा। तो अगर हम इस तरह सोच लें, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 9,000। इसको रिवर्स वर्किंग भी की जा सकती है। मसलन क्या फिर 8,000 जो आखिर में खरीदे हैं
ये एज इट इज ही स्टॉक में होंगे। तो अब ये वर्किंग करते हुए क्या चीज हमें है कि 9000 लीटर स्टॉक में, तो 9000 लीटर्स का ब्रेकअप फिर क्या होगा कि ये 8000 एंड वाले तो एज इट इज स्टॉक में होंगे। ये रिवर्स वर्किंग कैसे हो सकती है? तो बाकी 1000 कहाँ से बचे होंगे? वो 12000 में से बचे होंगे। तो दोनों इसके बेस हैं, या क्या करें सोल्ड यूनिट्स का डिसीजन लेना, तो जो बाकी बचेंगे उसको यूज कर लें, या जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं उनकी एक रिवर्स वर्किंग कर ली जाए। तो ये जो रिवर्स वर्किंग है ये कंपैरेटिवली जरा टाइम सेविंग काम है, वरना तरीके दोनों हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सोल्ड का डिसीजन लेने कि कौन कौन से यूनिट सेल हो गए हैं और देयरफॉर कौन से यूनिट्स बचे होंगे, या रिवर्स वर्किंग करके, रिवर्स वर्किंग समझ आते हैं हम एंड वाली परचेजेस से डिसाइड कर लें और जहां हमारे क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे वहां हम रुक जाएंगे। तो एनीवे आपको बताएं दोनों में से कौन सा भी मुनासिब लगता है? दोनों ही ठीक है, वैसे गलत वाली बात नहीं। मुनासिब मींस टाइम सेविंग कौन सा है? आए जो भी किया है उसकी बेस पे लिखें, बाकी और टाइम सेव करते हैं। अरे आप इधर ही आ इधर वर्किंग लिखकर क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आई बात? ना करें सर, नहीं बात करनी है। ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर 5 अप्लाई कर लिया जाए तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय और 8000 मल्टीप्लाइड बाय, ये कर लिया आपने बताना ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए, मुझे भी आइडिया हो जाए कि मेरी बात कहाँ तक समझ आएगी। 1000 मल्टीप्लाइड बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स 118 एंड 8000 मल्टीप्लाइड बाय 141, तो 1,18,000 हो जाएगा और ये शायद 9,68,000 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 10,1086,000। अब्दुल एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट सर, किसको ढूंढ रहे हैं सर? मैं ही हेल्प यू। बंद करना चलाना, बंद करना। और सर जी अब्दुल साहब, सर जी सर आपने इधर आना है, वो करना बंद यार, वो खुदा के लिए सर, सॉरी आपसे काम पड़ेगा। जी सर जी, व्हाट इज 108600, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर सर? सर जी व्हाट इज द नेम सर? सर थोड़ा सा ऊपर जाए सर, थोड़ा सा ऊपर जाए जी। कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, अमाउंट फाइंड आउट कर ली, ऊपर हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट के लिए हमने वर्किंग नंबर 2 की थी। आए उसके सामने लिख के इस बात को फाइनल करें। 1086,000। इधर बैठ। ये सर फाइंड अप करें कंडी तरह। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ गई है तो अब क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं और क्या ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है। करेक्ट फाइनल। जी फ्रेंड्स जरा फिगर बता दें। जरा क्वेश्चन ही रेलेवेंट नहीं लगा किसी को, पर कोई एक बता दे प्लीज यार, कोई एक बता दे प्लीज यार। मैं लिखने लगा हूँ, प्लीज चेक कर लीजिएगा। 2583,000। थोड़ा सा आगे आ जाए, चेस खाली है। ये आखिरी जो आजाद बैठे, सॉरी तो डिस्टर्ब, आप ही आखिरी बैठे हैं सर, इधर उधर देखना शुरू। सर आखिरी 2-3 लाइनों में जो आजाद, जल्दी से आगे आ जाए फिर। कौन है आखिरी लाइन में बैठा हुआ? साथ वाले को देखें, क्रेडिट साइड को देखें, डेबिट साइड को देखें। आप ही हैं सर, आ जाए चंद कदम आगे आ जाए। आप इधर आ जाए।
ऊंची ऊंची चेयर्स पे बैठिए सर। ग्रॉस प्रॉफिट सर 167 ट्रिपल। जितनी बातें हुई कोई कंफ्यूजन तो नहीं पाएंगे? सर जी इस तरह कीजिएगा जरा, या जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाई है इसमें, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग करते हुए हमने फाइफो यूज किया है, फाइफो यूज किया तो जरा ब्रैकेट में लिख लें ताकि मैं फिर दूसरा मेथड भी आपको अलग सही समझा सकूं। इसके साथ ब्रैकेट में लिखना बाय यूजिंग फाइफो या बाय यूजिंग। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हुए ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकालना है बाय यूजिंग फाइफो। आपको ये पता कि हमें फाइफो की जरूरत सिर्फ किस अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए पड़ी है? तो ये हमेशा आप याद रखें ये बात कि ये फाइफो है या जो दूसरा मेथड मैं यूज डिस्कस करूंगा आपके सामने, ये सिर्फ किसके लिए है? क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करें। अब आप इस तरह करेंगे, सेम डाटा एक ऑल्टरनेटिव वे दोबारा करनी स्टार्ट करना, जहां भी जगह है वहां एक नई बहस शुरू करें। नई बहस का मतलब ये स्टेटमेंट दोबारा बनानी है, सेम डाटा बिजनेस नेम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और द ईयर एंड। ये अलहदा से स्टेटमेंट बनाने का मेरा मकसद क्या है? मेरे साथ साथ रहना नहीं, मेरे साथ साथ रहना, मैं रीजन बताता हूँ। वही रिक्वायरमेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, वही सेम डाटा है, लेकिन अब मैं जो मेथड नंबर 2 है उसको अलहदा इसलिए बेटा डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट हमें जरा नजर आ जाए कि किस अमाउंट की चेंज के लिए मेथड नंबर 2 मीन्स से जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपके जहन में बिल्कुल सही क्लियर होना चाहिए कि सेल्स की अमाउंट रिमेन सेम 000। जी कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक और परचेज सेम रहेंगे, देखें ओपनिंग स्टॉक इज 1,15,000, वही 1000 लीटर्स है एट द रेट ऑफ 115। ये बड़ा आवाज ठीक आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? सॉरी बीच में नेट का शायद इशू है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद साथ साथ रिजॉल्व हो रहा है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। इस वक्त सही ये प्लस परचेजेस बस ठीक है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बस अगर कोई इशू आए तो बस पे एक आध साहब बता दी करेंगे, मेरे ख्याल साथ साथ शायद रिजॉल्व हो भी जाता है। मैं रिपीट करूँ, टेंशन ना लीजिएगा, जहाँ प्रॉब्लम है मुझे आइडिया है। ये परचेजेस की अमाउंट क्या है? 355 और 000। तो जो आज मेथड्स हम डिस्कस करें, these methods are nothing to do with the purchases, sales, it is only to do with the closing stock। तो दोबारा एक बार क्लोजिंग स्टॉक की हेडिंग लिखें, और अब 2 वर्किंग्स हमने पहले करनी है, तो वर्किंग नंबर 3 W3 लिखें। ये कैमरा इंटेंशनली मैंने ऑफ किया हुआ, जरा नेट के प्रॉब्लम की वजह से ये ना हो कि आवाज का मसला है। जी सर, क्लोजिंग स्टॉक नीचे 3-4 लाइनें रखें और दोबारा वर्किंग नंबर 3 मेरे साथ एक साथ करें। इससे पहले कि मैं अगली बात करूं, दोबारा फिर रिकॉल कर लीजिएगा
हम जिस सिचुएशन में ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये हमारी आइटम्स मिक्स हो गई हैं और देयरफॉर हमें कोई ना कोई मेथड्स ढूंढने पड़ रहे हैं अपने इस क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये इंटरचेंजेबल आइटम्स ना होती, मिक्स ना होती, फिर हमें इन मेथड्स की जरूरत नहीं है। तो अब बेटा दो मेथड्स अलाउड है, अलाउड इन अ सेंस कि जो अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने मिलकर जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं अपने, उसके मुताबिक फाइफो भी यूज किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। फाइफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एक दूसरा तरीका भी अलाउड है। आप नौजवानों के ये दोनों तरीके आने चाहिए एग्जाम में, फिर एग्जामिनर जो मेथड आपसे पूछे तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई करना सीखें। ठीक है, अप्लाई करेंगे जो एग्जामिनर कहेगा, और अगर एग्जामिनर नहीं देगा तो इस चक्कर में ना पड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर भी इंशाल्लाह कुछ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या करना है, दोनों मेथड अंडरस्टैंड करने हैं। तो पहला कौन सा हो गया, दूसरा मेथड का नाम लिखें वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हो गए। नंबर वन वाज फाइफो एंड नंबर टू इज वेटेड एवरेज। फाइफो में ये अज्यूम किया जाता है कि जो आइटम्स पहले थी वो सेल हो गई, देयरफॉर स्टॉक एंड में बचा है। वेटेड एवरेज की स्टोरी क्या है, आप हेडिंग लिख लो, मैं समझाना शुरू करता हूं। वेटेड एवरेज मेथड में बेटा ये किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ दैट कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से यूनिट सेल हुए, कौन से बच गए, आप एक ड्यूरिंग द ईयर का रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस वेटेड एवरेज मेथड में हमेशा पहला स्टेप क्या होगा कि आप एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट करें। मुझे जरा एक मिनट दें, पहले जरा मैं फॉर्मूला वगैरह बता दूं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। सबसे पहला काम वेटेड एवरेज में क्या होना है, एक रेट पर यूनिट निकालना है। उसका एक आसान सा फॉर्मूला ये है, आपने जो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग किया पिछले पेज में बताया, जहाँ अभी फाइफो से किया, वही जो वर्ड्स है उन्हीं में से कुछ उठाने हैं। इस मेथड में रेट निकालने के सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट उठाई जाती है, उसमें फिर प्लस किया लिया जाता है परचेजेस की अमाउंट को, और देन इन अमाउंट्स को इन्हीं की रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से डिवाइड कर लिया जाता है। मीन्स उसे ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स ऑफ बेस में ले लेंगे और परचेजेस के भी यूनिट्स ऑफ बेस में लेके दोनों को आपस में प्लस करके डिवाइड कर लेंगे। तो सिंपली क्या उठा के क्या कर लेंगे, क्या उठा के क्या कर लेंगे, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस की अमाउंट को प्लस करके डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स और परचेजेस के यूनिट्स प्लस करके डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास एक रेट पर यूनिट आ जाएगा। फिर उस रेट पर यूनिट को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट फाइंड आउट। फाइफो में क्या है, फर्स्ट आउट में क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि स्टॉक कहाँ से बचा है। वेटेड एवरेज में स्टॉक जहां से भी बचा है हम एक पर यूनिट रेट कैलकुलेट कर लेंगे पूरे पीरियड का, और उसकी बेस पे जो यूनिट सेल हो गए हैं उसको भी फाइंड आउट किया जा सकता है, उनकी कॉस्ट क्या है, और जो यूनिट्स बच गए हैं उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट की जा सकती है। फॉर्मूला लिख लें, फिर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको अप्लाई करता हूँ, और अगर इन वर्ड्स को जरा बोल के लिख लिया जाए ताकि जरा याद हो जाए। बाकी सब कुछ तो बोला जाता है, लेकिन वो तो वैसे वैसे बोला जाता है कि वहां वहां तक आवाज आती है, और ये फॉर्मूला ऐसे बोला गया है कि मैंने बड़ी कोशिश भी की है तो मेरी आवाज नहीं आई। जी सर, जी वर्किंग शुरू करें जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मुझे लग रहा है कि फॉर्मूला एक दूसरे को सुनाया जा रहा है, इस फॉर्मूले के ये नसीब कहा, और बातें कम है कि ये वाली चीजें। एहतियात वाले रखी, क्लास का टाइम मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम को 1.5-2 घंटे रह गए, मैक्सिमम मैंने कहा यार, क्या हो गया। तो जो हजरात जरा सोचते हैं कि अगर आज ये बात की और वो वाली बातें भी करके जानी है तो कहीं क्लोजिंग स्टॉक बच ना जाए, मैंने इसलिए एहतियातन जरा टाइम बता दिया कि टाइम लिमिटेड है। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बताइए, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट सर, परचेजेस की अमाउंट उठा के प्लस कर लें। आपको एक परचेज नहीं, जितनी ड्यूरिंग द परचेज,
टोटल परचेजेस की अमाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 1,15,000, परचेजेस की अमाउंट इज मटेरियल 35,54,000 डिवाइडेड बाय, ना करें साथ रहेगा, ये दो अमाउंट्स लिखा, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट प्लस परचेजेस अमाउंट, और अब क्वांटिटी ढूंढनी है, बेहतर रहेगा डाटा देखने क्वेश्चन का जरा। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी 1000 है और परचेज की क्वांटिटी जरा प्लस दोबारा कर ले नहीं 31 नहीं ना था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 31 ओपनिंग मिला के था, 10,000 था प्लस 12,000 था, 22,000 हो गया प्लस 8,000, तो वो ओपनिंग मिला के 31 बन रहा था, तो 1,000 अब अलग हो गया ओपनिंग के नीचे, और परचेजेस क्वांटिटी इज ओनली प्लीज 30,000, 30 का से 10 प्लस 12 प्लस 8, अब ओपनिंग क्यों नहीं मिला रहा, ओपनिंग का मिला था फॉर्मूले में आ गया, ठीक है। डेफिनेटली टोटल मिला के 31 ही है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी 1000 और परचेजेस की 30 होने की वजह से 31। ओके प्लीज, जी काइंडली वर्किंग करेंगे प्लीज। ये मुझे जरा आंसर बता देंगे क्या, ये मेरा ख्याल है कि पूरा राउंड ऑफ नहीं हुआ होगा, ये 118.35 के बाद भी शायद है। अब यह एक मिनट रुक जाए, और रेट कभी अगर पॉइंट्स में आ जाए तो हम उसको बस कैसे लिख लिया करेंगे, ये आज कोशिश करते हैं फाइनल डिसीजन हो जाए, और फिर कोशिश करेंगे जरा याद रहे कि हम इस राउंडिंग ऑफ के चक्कर में और पॉइंट्स के चक्कर में बहस ना करते रहे। मेरी सजेशन ये है कि जब भी कभी रेट आ जाए पॉइंट्स में, तो आप काइंडली मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे जाके उसे राउंड ऑफ करके लिखिए। मेरी बात क्लियरली समझ आ गई सबको? आपने होपफुली कभी जिंदगी में पहले भी राउंडिंग ऑफ की होगी, मैंने वैसी ही की है जैसे कल भी बात की, मैं आपको महसूस हुआ होगा शायद मैं कल भी बड़ा इस बात में कॉन्शियस था, आज भी डरते डरते ये गुजारिश कर रहा हूँ कि राउंड ऑफ कर लें प्लीज, करने से। तो प्लीज अगर कभी रेट आए तो उसे कहां तक मैक्सिमम जाके राउंड ऑफ कर लिया करें, और देन मैडम जो रेट आ गया, राउंडेड रेट आ गया, इसको फिर फर्दर कैलकुलेशन में यूज करें, क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर वाला, एक मिनट मेरे ख्याल 1 मिनट बातें पूरी करी मैं, वरना अक्सर आप इन चीजों में फंसे रहेंगे। अगर आप कैलकुलेटर वाला पूरा रेट यूज करेंगे ना, तो वो राउंड नहीं है, वो पूरा आगे भी जा रहा है, तो देयरफॉर आप 10 अपने जिससे भी अमाउंट से फाइनली से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस रुपीज का आ जाएगा। एग्जामिनर को उन रुपीज से कोई इशू नहीं है, एग्जामिनर को अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि राउंडिंग ऑफ करने और ना करने से थोड़ा सा फर्क आ जाता है, लेकिन आप लोग मुसलसल डिस्टर्ब रहेंगे, सर ये एंड में 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, 7 है 8 नहीं है, तो हमने भी कोशिश करनी है कि हम इस बहस में ना पड़े। तो मैंने क्या कहा, रेट अगर पॉइंट्स में आ रहा हो 2 डिजिट्स पे राउंड अप कर लें, और फिर इसी राउंडेड रेट की बेस पे नेक्स्ट वर्किंग, इट मींस अब आपके ने कैलकुलेटर पे 0 दबा दिए, अब आपका रेट कोई कैलकुलेटर पे नहीं। अब आ जाए अकाउंटिंग की तरफ वापस। सबसे पहला काम वेटेड एवरेज में क्या करना होता है कि आपने एक वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट निकाल लेना। देन बेटा इस रेट का करना क्या है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो बेटा 9000 ही रहना, उसी 9000 की फिगर की वर्किंग की बहस हो रही है कि फाइफो से करें या वेटेड एवरेज से, तो क्वांटिटी इज 9000, ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है, मींस उसे जो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, लास्ट स्टेप इज के रेट को उससे मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करें। एक और हेडिंग सब हेडिंग बना कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो 9000 सबको याद है, तो 9000 इंटू 118.35, और अब काइंडली सॉल्व करें, मुझे आंसर बता 106515। किसी का इसके अलावा रेट तो नहीं, आंसर तो नहीं आ रहा। अगर आप राउंडेड रेट नहीं लिखेंगे तो आपका शायद 93.5 आ जाएगा। प्लीज जो मैंने गुजारिश की है, आई होप कि ये गुजारिश मेरी कबूल हो सकती है, प्लीज जो रेट राउंड हो गया है उसकी बेस पे अब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, ये ना कहना शुरू कर दीजिएगा कि 93.5 आ गया। दाने से तो रेट पॉइंट्स में 2 डिजिट्स तक काइंडली जाके मैक्सिमम राउंड ऑफ करना है, और अमाउंट सॉल्व करते हुए प्लीज फिर से रुपीस में एनी फाइनली कंक्लूजन। So what is the story of this weighted average? Simple. What is the first step?
एक रेट निकालने, मेरी तरफ जरा देख के फॉर्मूला बोल दे रेट का। और जब बेटा रेट आ जाएगा तो लास्ट तक उसका क्या करना है, उससे मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है, वो अमाउंट आ जाएगी। और अब जब अमाउंट आ जाएगी तो हमारी इनकम स्टेटमेंट फाइनल हो जाएगी। अरे वापस ये अमाउंट उठाएं 1065 150 और अपने प्रॉफिट की तरफ आ जाए 1065 150। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है इस बात से? यस इट इज एक मिनट बस एक। अब अपनी वर्किंग करना, मैं जरा एक मिनट ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अपने साथ मिला लूं। अच्छा बेटा एक चीज जो आप में से यकीनन बहुत से लोगों ने नोट कर ली होगी, जो कर भी लेनी चाहिए थी, कि ये कोई ऐसी बात नहीं कि 5 फॉर वेटेड एवरेज का आंसर सेम आए। दोबारा मैं फिर वहीं जाऊंगा जहां से मैंने डिस्कशन स्टार्ट की। हम प्रैक्टिकल लिमिटेशन में आ गए हैं, हमें नहीं पता कौन सा स्टॉक बचा। तो असल में पूरी बैकग्राउंड ध्यान में रखें, फिर होपफुली इस बात में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारा स्टॉक मिक्स हो गया, हमें नहीं पता कौन से यूनिट्स बिके हैं कौन से पड़े हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के मजबूरन अब हमें कुछ अजम्पशंस की बेस पे मेथड्स बनाने पड़ रहे हैं। तो फाइफो भी है, वेटेड एवरेज भी है, इनके आंसर सेम नहीं आएंगे, इनके आंसर्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमें यूज क्यों करने पड़ रहे हैं ये सबको पता। तो दोनों अलाउड है, प्रैक्टिकली दोनों अडॉप्ट किए जाते हैं। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि जो एग्जामिनर मेथड कहेगा उसकी एप्लीकेशन पता होगी। इनके आंसर सेम आने वाली बात नहीं है, आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि इनकी अजम्पशंस डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। एनी अदर कंफ्यूजन? बाकी बातें भी जो और रहेगी वो मैं करता हूँ। मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स सॉल्व कर दें। 2603 इसे सेल्स के नीचे लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व करें। 1415 यहाँ तक कट। बेटा अगर ना दिया हो तो क्या आज हमारी आखिरी डिस्कशन? बेटा जब अगर दिया हो तो ये करेंगे, और अगर ना दिया हो तो इंशाल्लाह वही करेंगे जो मिलजुल कर डिसाइड करेंगे। तो पहले इसको तो फाइनल समझें। सर मेथड दोनों अच्छे हैं, इसलिए दोनों मैंने बताए हैं, इसमें कोई गलत सही वाली बात नहीं है। दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है, दोनों अलाउड है। अच्छा एक चीज मेरा ख्याल है कि आप खुदा से ये ना समझ लो कि ये दोनों मेरी तरफ से अलाउड है। मैं जरा एक मिनट आपकी बात पूरी कर दूँ। ये सर जी जो हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ना अकाउंटिंग, बल्कि शायद जितनी आप फ्यूचर में भी पढ़े, जितनी हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सर जी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। IASB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसमें ग्लोबली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इकट्ठे हुए, पूरी दुनिया के हो गए हुए हैं। ये हर एरिया के हवाले से कि इस चीज की काउंटिंग कैसे होनी है, इसकी कैसे होनी है, इसकी कैसे होनी है, मसलन चीजों की काउंटिंग कैसे होनी है, अगर कोई यूज के लिए एसेट्स हैं, कोई बेचने वाले एसेट्स हैं, इनकी काउंटिंग कैसे होनी है, स्टॉक की कैसे होनी है। तो ये मिलजुल के डिसाइड करके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो ये बॉडी जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, कौन सी बॉडी? IASB जो स्टैंडर्ड बनाती है, उन स्टैंडर्ड्स को कहते हैं IF। ये मेरा ख्याल आप लिख ही लेते हैं, जहाँ आपने वर्किंग की थी ना, IASB मैंने कैसे कहा, इस एब्रिविएशन को भी एक्सप्लेन कर लिख लेते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। बता क्या हो गया यार, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। हाँ ये बात के पाकिस्तान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव इसमें है, ये तो मेरा ख्याल ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान में भी इसका ऑफिस हो जाना हो, ये मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में इसका हेड ऑफिस है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। लेकिन इसमें डेफिनेटली जो रिप्रेजेंटेटिव है पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स हैं। ठीक है, ICAP भी में भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये एक बोर्ड है, ये क्या करता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्पेसिफाई करता है, इस चीज की अकाउंटिंग कैसे होनी। तो उसमें से जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी मैं उसके बाद में आता हूँ। ये अकाउंटिंग बॉडी करती क्या है, स्टैंडर्ड्स बनाती है। तो उन स्टैंडर्ड्स की एब्रीविएशन IFRS,
क्या एब्रीविएशन? IFRS stands for International Financial Reporting Standards. International Financial Reporting Standards. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है, अब इस तरह से कहना, IASB एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है। वो स्टैंडर्ड्स किस नाम से बनाती है? IFRS, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये तकरीबन 41 और 15 तकरीबन 60-70 के स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं। मेरे पास ये स्टैंडर्ड्स हैं, फिलहाल आप बच्चे हैं तो मेरे पास स्टैंडर्ड की बुक्स इस वक्त अवेलेबल नहीं है, और नीचे की बढ़िया है। तो जैसे जैसे आपने बड़े होना है, बल्कि आपने अचानक इंशाल्लाह कुछ दिन में बड़े हो जाना है, जैसे ही आपने FA1 में पहुंचना है, आपको पता नहीं चलना है, अपनी इसी क्लास में बैठे बैठे रोज आते आते किसी दिन अचानक आपको पता चलना है कि मैंने आपको FA1 में पहुंचा दिया, अगर जिंदगी रहेगी तो FA1 में जैसे ही आपने पहुंचना, फिर आपने स्टैंडर्ड्स पढ़ने शुरू कर देना। ये स्टैंडर्ड्स पढ़ने शुरू कर देना, तो इन सारे स्टैंडर्ड्स में से कुछ स्टैंडर्ड्स आपके FA1 के सिलेबस में, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स FA2 के सिलेबस में है, और जो बाकी बचेंगे वो जैसे ही आपने थोड़ा सा और बड़े होना है, फाइनल में पहुंचना है, तो वहां लेना। तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे अकाउंटिंग पढ़नी। तो इनमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2। अब ये नंबरिंग हुई भी, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 इस तरह नंबरिंग हुई भी, मतलब डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की नंबरिंग कर दी गई है। तो IAS स्टैंड्स फॉर क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है, ये डील करता है इन्वेंट्रीज को। ये इन्वेंट्रीज की काउंटिंग स्पेसिफाई करता है कि इन्वेंट्रीज की काउंटिंग कैसे होनी। अब हमें इन्वेंट्रीज का वर्ड भी सही तरह नहीं पता, तो इन्वेंट्रीज इज सिंपली अनदर नेम फॉर स्टॉक। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, स्टॉक ओपनिंग भी हो सकता है, वही क्लोजिंग ओपनिंग बनना था। तो स्टॉक इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री। सही है। बस अगर मैं कभी आपके सामने बोलूं ओपनिंग इन्वेंट्री, आई मीन्स टू से ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड बनाने वालों ने उस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स। कौन कौन से? FIFO एंड वेटेड। तो इन लोगों ने डिसाइड किया पूरी दुनिया के हालात देख के कि किसी सिचुएशन में FIFO भी ठीक हो सकता है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकते हैं जिसमें FIFO की बजाय वेटेड एवरेज ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो बोथ आर अलाउड बाय द IASB इन IAS2। आप नौजवानों को फिलहाल क्या पता होना चाहिए? दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो एग्जामिनर कहेगा आप अप्लाई करेंगे, और रियल लाइफ में जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर जहां प्रैक्टिकली जो सा सूटेबल होगा वो आप फॉलो किया करेंगे। अब वो कौन सा सूटेबल होगा, अभी आप नौजवान हैं, बहुत मासूम से बच्चे हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन मेथड्स की कोई ज्यादा एडवांटेजेस हैं, किसी के डिसएडवांटेजेस हैं। तो जैसे जैसे आपने बड़े होना है, ये चीजें आपके सामने खुला के सामने आ रही। तो क्या ये मेथड्स मैंने बनाए हैं? नहीं, मैंने भी बचपन में पढ़े थे और आप बचपन में पढ़ रहे। ठीक है सर, ये बेटा मैं इंशाल्लाह कल कहीं से पढ़ के। अब मेरा ख्याल जितनी हमें फिलहाल जरूरत थी वो हमने पढ़ लिया है। बाकी हमारा काम यही होता है कि अब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपने अपना मिशन नहीं बोलना है। हमारा मिशन क्या है? फटाफट फिलहाल मिशन हमारा ये है कि FA1 तक पहुंचना है। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं वो बताना भी मेरे लिए मुश्किल है कि हम अभी खड़े कहाँ हैं और जा रहे हैं। तो आ जाए जरा ग्रॉस प्रॉफिट तक। जी, any confusion finding? What are the 2 methods to calculate the cost of closing stock? जब ये वर्किंग हो गई तो अब नेक्स्ट काम ये होना है कि हमें अब थोड़ा सा और अकाउंटेंट बनना है। तो उसके लिए करना आपने ये है, यस सर, ये हुई ना बात। यस सर कह के आपने नीचे जरूर बुरा है, क्यों आप मेरी आंखों में आंखें नहीं मिलाना चाहते थे यस सर? तो इसमें डरने की क्या बात है? आपने मेरे दिल की आवाज छीन ली। तो यस सर, सर यस सर, यस सर के सबसे पहली बात मुझे ये याद आई कि जहां हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा, या हमें ब्रैकेट में लिख लेना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। तो आइंदा कभी भी अगर यस सर कहें तो अपने शर्मिंदगी से नजरें नहीं झुकानी, क्योंकि यकीनन आपने तो खुदा न खासा किसी को तंग तो किया नहीं होगा, आपने एक सीधी सी बात की जो आपके दिल में आई, आपने कर दी। तो बाय यूजिंग वेटेड एवरेज।
लिखने का। जी अब यहाँ तक वेटेड एवरेज लेके आपने बेटा करना भी है, ये अब जो नेक्स्ट में काम करने लगा हूँ ये अब संजीदगी रिक्वायर करता है बहुत ज्यादा। फाइफो वाला आंसर सामने रखना है, जहां आपने वर्किंग की थी फाइफो वाली वर्किंग सामने रखना है। और मेरे सॉरी आपके सामने बोर्ड पे मैंने आपके सामने वेटेड एवरेज वाली वर्किंग रख ली है। सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स के एनालिसिस इस एंगल से करना है कि ये जो फिगर्स डिफरेंट हुई हैं, फिगर डिफरेंट हो गई, ये सबको पता चल गया होगा, प्रॉफिट सेम नहीं है, किसके बदलने की वजह से ये सब कुछ हुआ। देखिए सेल सेम है, ओपनिंग स्टॉक का कोई इशू नहीं है, परचेजेस का कोई इशू नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जब बदली है तो उसने फिर कॉस्ट ऑफ सेल चेंज कर दी है और उसी की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट चेंज है। तो ये गलत सही वाली बहस वैसी साइड पे हो गई है। बोथ मेथड्स आर अलाउड, हमने उसमें से वो सिलेक्ट करना है जो हमें एग्जामिनर दे। लेकिन इनसे जो प्रॉफिट्स पे फर्क पड़ा है ये हमें जरा सही तरह समझना है। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास फाइफो की बेस पे कितना आ रहा है, जरा फिगर देख के बताएं। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आ रहा है कंपैरेटिवली इस वेटेड एवरेज के स्टॉक की अमाउंट से, वेटेड एवरेज सामने है, फाइफो आपके सामने, रजिस्टर में फाइफो रखें, किसी पेज को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कहूंगा वेटेड एवरेज तो वो बोर्ड पे इंशाल्लाह है, और जब मैं कहूंगा फाइफो तो वो आपके रजिस्टर के पेज पे। हमें कुछ जरा फिगर्स का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए जरा दोनों सॉर्ट ऑफ फिगर्स रिक्वायर्ड होंगे। आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं कहूँ कंपैरेटिवली ज्यादा है वेटेड एवरेज से, तो क्या ये मेरी बात ठीक है सर? कैलकुलेटर उठाएं, अपने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट लिखें 108600 और बोर्ड में देख के जरा वेटेड एवरेज के क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट से डिफरेंस लेना, -1065। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FIFO is more by rupees, बोलिएगा, एज कंपेयर्ड विद वेटेड एवरेज, मोर बाय रुपीज, FIFO का ज्यादा है, ऐसे ही सर। ये अमाउंट जो भी है मुझे बता दें कितना डिफरेंस है। 20, ये मैंने आपके आपको बोर्ड पे लिख ली है, अब आपने अपने कैलकुलेटर पे 0, कैलकुलेटर पे 0। अब अपना ग्रॉस प्रॉफिट देखिए कितना, 167000। बोर्ड पे वेटेड एवरेज के एंगल से ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर का डिफरेंस है -146150। सॉल्व कीजिए, डिफरेंस है 1654 वाला -146150। क्या हम कह सकते हैं ये प्रॉफिट में डिफरेंस सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट डिफर होने की वजह से? अब मैंने अगले वर्ड सुना, क्या क्लोजिंग स्टॉक आपका ज्यादा था? आपका वो है, मेरा ये, आपका FIFO वाला सामने है, मेरा वेट कर दिया, ये भी आप ही का है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये मेरा है वो आपका। क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक बेटा ज्यादा और देर पर आपका प्रॉफिट भी ज्यादा? ये देखने नहीं, पहले देखते हैं। मेरा क्लोजिंग स्टॉक जितने रुपए से कम है, सारे जितने रुपए से कम है उतना मेरा प्रॉफिट भी, मेरी बात है। इससे पता फिर हमें ये चला कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो तो प्रॉफिट भी कम होता है। अब एक मिनट रुक के कोई गलत तरफ नहीं जाना, ये हम ये नहीं कह रहे कि अगर हमने प्रॉफिट कभी बढ़ाना हो तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दें, ये खुदा न खास्ता दोनों भी ना तो आप कर सकेंगे ना तो दिल मानता है। इस तरह बात ये हुई है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, कि अगर आपको कभी पता चले कि क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ गया तो उसका इफेक्ट क्या हुआ होगा? प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम हो गया तो ये रिलेशनशिप अकाउंटेंट्स को पता होना चाहिए, लेकिन ना हमने ज्यादा करना है कभी ना कम करना है। हाँ कभी गलती से कम ज्यादा हो गया तो उसको ठीक जरूर करना।
तो यहाँ तक हमें एक रिलेशनशिप क्या फाइनली समझ आया कि क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्रॉफिट। ये बात मेरी ठीक है सर, सबको समझ आ गई? डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? डायरेक्ट किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ा है और क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट कम हुआ है। तो जहां तक हम पहुंचे हैं वहां पर अपनी एक नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है, रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक्स विद प्रॉफिट। डेफिनेटली बड़ा, अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक्स विद प्रॉफिट। नहीं मैडम, मैंने अभी सिर्फ क्लोजिंग कैंडल से बात की है, तो मैंने हेडिंग में स्टॉक्स इसलिए लिखा है कि अभी ओपनिंग कैंडल से भी मैंने बात करनी है। तो हेडिंग बना लें, रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक्स विद प्रॉफिट। पहली बात, हमने क्लोजिंग स्टॉक के एंगल से कुछ समझने की कोशिश की है, लेकिन इसी जरा डिस्कशन को फिर ओपनिंग स्टॉक के साथ भी करते हैं। तो क्या रिलेशनशिप बना सकते? क्लोजिंग स्टॉक है जी सर, और आप बस इंशाल्लाह 2 मिनट में। क्लोजिंग स्टॉक है डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रॉफिट। जो चल रहे हैं वो बंद करके दूसरे चला दो, जो चल रहे हैं उन्हें बंद कर दो, दूसरे चला दो। क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। ठीक है सर, तो फाइनली कंफ्यूजन तो नहीं इस बात को? इसको लिखना, फिर हम ओपनिंग स्टॉक के एंगल से डिस्कशन करते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन काइंडली ज़हन में आ रहा है तो प्लीज क्लियर करके आगे चलिए। कोई कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो गलत तरफ नहीं, इस बात से निकलिएगा, मुझे खतरा है। बेटा आप ये अगर आपने सेंटेंस में बोलना है, ये जरा मेरी बात जरा ये सुन लीजिएगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट अमाउंट, यूनिट्स की बात नहीं कर रहा मैं। मुझे खतरा यही था, यूनिट्स नॉनोज आ रही हैं, यूनिट्स नॉनोज आ रही हैं, उनकी वैल्यूएशन की बात हो रही है। अब आप जिस तरफ निकल गए, ये मुझे शदीद खतरा था। मैं ये नहीं कह रहा चीजें ज्यादा रख लें तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, चीजें बेचने से ही प्रॉफिट होता है। तो मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट अमाउंट। ये दोनों की यूनिट्स नॉनोज आ रही है, 9,000 यूनिट की बात नहीं कर रहा। यूनिट्स यकीनन रखने से प्रॉफिट बढ़ता नहीं बढ़ेगा, बेचने से बढ़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ज्यादा होगी, यूनिट नहीं अमाउंट। ठीक है, ये और तो नहीं कोई कंफ्यूजन? देन सर ये जरा ओपनिंग स्टॉक के एंगल से जरा डिस्कशन करनी है तो बोर्ड पे देखें जरा, बस आप अपने रजिस्टर में बोर्ड पे देखें। इस वक्त एक वेटेड एवरेज के एंगल से ये हमारा प्रॉफिट निकला हुआ, तो ठीक है, क्लोजिंग एंगल से तो होपफुली हमने बात समझ ली। इस वक्त आपको ओपनिंग स्टॉक कितना नजर आ रहा है? 1,15,000। फर्ज करें मैं इसे 1,15,000 लिखने की बजाय गलती से 70,000 लिखूं। एक मिनट है, एक मिनट। मैंने किया क्या है, मैंने ओपनिंग स्टॉक को 45,000 से कैलकुलेटर डिफरेंस लगा, मैंने ओपनिंग स्टॉक को 45,000 बनता है मेरा, मैंने 45,000 से ओपनिंग स्टॉक को कम किया। चेक हमने ये करना है कि हमारे प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो अब कैलकुलेटर उठाए, जीरो कर दें कैलकुलेटर पे, 70,000 लिखें, एवरी ईयर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, प्लस परचेजेस करें 3,554,000 माइनस 1,065,150। बताएं, ना 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 पहले ये बताएं। 255 डबल 8, 288, सॉरी 288
सही बताइए, रिपीट करें। 255 8850। कंसंट्रेट सर, क्या कम होने से क्या कम हुआ है? हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें। ओपनिंग स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम ही हुई है। नहीं नहीं नहीं, ओपनिंग स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई। फुल कंसंट्रेट प्लीज। मैंने कोई परचेज नहीं चेंज की, नो क्लोजिंग ना सेल, कुछ नहीं। ओपनिंग स्टॉक के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई। कितने से कैलकुलेट करेंगे? 2603,850 थी, 2603,850 थी, और ये कितनी हो गई है? 255,850। वही 45,000 का डिफरेंस है। रिपीट करें गांधी, मैंने क्या कम किया, उससे क्या हुआ, और कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से, कॉस्ट ऑफ सेल के कम होने से अब हम फाइनली ये देखने लगे हैं कि हमारी प्रॉफिट की अमाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा। सेल वही है, लिखें 2750 में से ये रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें, आंसर बताएं 191150। इन दोनों में डिफरेंस नहीं प्रॉफिट्स में। सर यही पंगे काउंटिंग है, ये पंगे ही, मैं नहीं करूंगा, मेरा हो गया है, मुझे आता है, ये वही आएगा, इसके आना ही वही है। ये मिशन छोड़ें, इसको सॉल्व करें। क्या प्रॉफिट में उतना ही डिफरेंस फाइनली आ रहा है जितना ओपनिंग स्टॉक में था? मेरे वर्ड सुने प्लीज। ओपनिंग स्टॉक कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई, और जिससे प्रॉफिट बढ़ गया। तो आप डायरेक्टली अगर हमें प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप देखना है तो मेरा इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक के कम करने से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स। मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने काट के लिखा है, काट के लिखने की बजाय दोबारा जहां पे है वहां वर्किंग लिखें। नंबर 2 पॉइंट जहां पे है, नंबर 2 हेडिंग लिखी है आपने, नंबर 2 हेडिंग लिखी थी, उसमें आप इस तरह लिखें, इफ चेंज ओपनिंग स्टॉक, इस तरह लिखते इफ चेंज इन ओपनिंग स्टॉक। और इस हेडिंग के नीचे पहले ये वाली वर्किंग इसी तरह काट के लिखें, जिस तरह पहले फिगर्स लिख के थोड़ा थोड़ा क्रॉस करके एक एक लाइन, ताकि नीचे वाली फिगर्स भी नजर आए। ये फिगर्स भी लिख लें, फिर एंड में एक रिलेशनशिप लिख लें। ये चीजें सही तरह याद होनी चाहिए, इसलिए जरा मैं कॉन्शियसली आपको लिखवा लिखवा के सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो मैंने डाटा लिखा था, ऊपर वाली चाहे हेडिंग्स ना लिखें, लेकिन सेल, कॉस्ट ऑफ सेल पहले क्या थी, छोटा छोटा मैं क्रॉस करके साइड पे लिख रहा हूँ, प्लीज नोट करके एंड तक पहुंचे, 191150 तक लिख लें। ये बेटा ओपनिंग स्टॉक अगर कम किया मैंने 115 से 70,000, तो ये 45,000 मैंने ओपनिंग स्टॉक में डिक्रीज किया है, डिक्रीज लाया हूँ। तो अब अगर इस 70,000 को परचेज में प्लस करें और फिर ये स्टॉक माइनस करें, तो आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल आएगी इंस्टेड ऑफ 2603,850, और इस रिवाइज कॉस्ट ऑफ सेल की बेस पे फिर आपका ये प्रॉफिट 146,150 की बजाय 191,150 हो जाएगा। तो एक मिनट जरा काइंडली फिगर सॉल्व करके जरा देखिए, और फाइनली फिर आप फिगर्स पे गौर करेंगे। तो 35,000 का ओपनिंग स्टॉक में डिक्रीज रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय 45,000 का ओपनिंग स्टॉक में डिक्रीज रिजल्ट्स इनटू increase in profit of rupees 45,000.
ये डेफिनेटली बेटा मैंने खुद से ही किया है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। डेफिनेटली इसमें इस वक्त क्वेश्चन का कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कभी हमें पता चले कि ओपनिंग स्टॉक कम हो गया है तो उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या आया होगा, प्रॉफिट बढ़ गया, और वाइस वर्सा का सेंटेंस बोल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया होगा तो प्रॉफिट कम हो गया, तो ये डेफिनेटली मैंने जो बोला लिख दी थी। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आपकी नहीं कोई ये अगर नोट कर लिया है तो पहले बता दीजिएगा। एक और साहब लिख तो नहीं रहे प्लीज। चले सर इसके लिए फाइनली सेंटेंस लिखे इसके नीचे। इस वर्किंग से हमें फिर क्या पता चला, ओपनिंग स्टॉक हैज, फाइनली लिखा सर, ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप with profit। ये वर्ड्स क्लियर है प्लीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर ओपनिंग स्टॉक आपको पता चले कम हो गया है तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो गया हो तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा हो गया होगा, याद रहेगा सर। देन सर एक छोटी सी चीज आपको जरूर मुझे इस वक्त लम्हे बतानी चाहिए, अगर आप अपने इर्द गिर्द आज देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बहुत से नौजवान आज नहीं है। लेकिन फर्ज करें अगर आप क्लास में तन्हा भी हो तो क्या ये तो फर्क पड़ता है इस बात से, ऐसा नहीं अपनापन है, ये सीए शुरू तो किया जा सकता है लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, क्योंकि कल छुट्टी आ रही थी, आ रही है सॉरी, और उसके बाद हमने वैसे ही करनी है, और उसके बाद भी आ रही है, तो आज तो फिर बनती है। ये ठीक है, मतलब कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा, लेकिन इस एटीट्यूड से सीए के अलावा तो सब कुछ हो जाएगा शायद, मुझे नहीं पता बाकी सब कुछ हो जाएगा वैसे नहीं, लेकिन इतना कि जितने में जिंदगी गुजर गई सीए में, सीए बहुत बुरा मनाता है इस बात। ये प्लीज मेरी बात जहन में रखिएगा, ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो हो सकता है, वो हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो आए बस इतनी की रियलाइजेशन काफी है। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें, ये मिशन बड़ा अपना अपना, ये हम फॉर एग्जाम्पल एग्जाम हॉल में किसी ने महसूस होगा अकेले पेपर के लिए जा रहा, तो करते रहना, कोई भी नहीं बैठा हो, इट डजंट रियली क्या मैटर करता है, आप हैं, आप वो राइट टाइम करें, तैयारी करें और वहां पहुंचे, आपके पेरेंट्स के ख्वाब हैं, आप उन ख्वाबों के बोझ चलें, अब आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये बात ठीक है सर, डन सर, आज घड़ी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, हेडिंग लिखे सर। जी सर, जी सर, जी सर, वो तो हम जिस तरह मर्जी लिखी जाए, लेकिन स्टॉक्स के साथ खास तौर पर पता होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल के साथ भी बैठ चाहिए सर, ये वो सबके साथ ही बन रहे, लेकिन ये खास तौर पर पता होना चाहिए, बाकी जिनकी जरूरत पड़ेगी बनाते रहेंगे। ये जो नेक्स्ट हेडिंग आ गई, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, ब्रैकेट में फिर एक लफ्ज लिखना है। अब ये मैं इन्वेंट्रीज वर्ड बोला करूंगा, किसके लिए वर्ड है ये, अकॉर्डिंग टू आईएएस टू, अब आपने बीच में बात छेड़ ही दी है तो बात तो ले चलते हैं, अकॉर्डिंग टू आईएएस टू, व्हाट इज आईएएस टू,
इसका नंबर 2 है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इस चीज का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करेंगे, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फिर मैं आपको रेफरेंस भी बताऊंगा। ठीक है सर। तो ये जो IAS 2 है, जो IAS-B में अकाउंटेंट से बैठ के बनाया है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इन्वेंट्रीज को मैयर ऐसे होना चाहिए जैसे मैं नेक्स्ट लाइन लिखूं। थोड़ा सा ये हमें टेक्निकल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन करनी है, लेकिन आप अब बड़े हो रहे हैं मुसलसल, तो आए या अल्लाह मदद करेगा। इन्वेंट्रीज आर मैयर्ड एट इन्वेंट्रीज आर मैयर्ड एट lower of cost and net realizable value. कुछ नए वर्ड्स आएंगे, मेरे साथ साथ रहें, सोचना है, समझना है, और इंशाल्लाह एंड में पता चलना है ओहो ये तो कोई मसला ही नहीं था। ये सेंटेंस लिख के कर लिए, एक दफा इसको जरा बोलना। नहीं यार, इन्वेंटरीज आर मैयर्ड एट lower of cost and net realizable value. net realizable value वर्ड्स आए हैं, इनकी एब्रिविएशन है NRV, कैपिटल NRV। NRV stands for net realizable value। तो पूरी दुनिया में अकाउंटेंट्स जब भी कभी इन्वेंट्री को मैयर करेंगे, बट अब बस करिए यार, अब तो बस काफी होगी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माजरत है, लेकिन काफी देरी हो गई थी, मैंने कहा रोक दो, मुझे प्यास ना लग गई। पूरी दुनिया में जहां भी अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ IAS 2 के मुताबिक जो भी उनके पास इन्वेंट्रीज होंगी, इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं, उनको इन्होंने मैयर करना है लोअर ऑफ कॉस्ट है। पहले मैं जस्ट सिंपल ट्रांसलेशंस कर रहा हूँ ताकि बात थोड़ी सी ज़हन में सेट हो जाए, बाकी इसका क्या मीनिंग है बताता हूँ। मीन्स से उन्होंने कॉस्ट भी डिटरमिन करनी है, इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, और फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी होती है ये भी डिटरमिन करनी है, और इसमें से फिर सिलेक्ट किसको करना है, जो भी इनमें से लोअर अमाउंट हुआ करेगी। क्यों सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, वो इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि आप ये यहाँ तक फाइनल कर लें, क्या क्या कैलकुलेट होता है, कॉस्ट भी, NRV भी, NRV स्टैंड्स फॉर, और इसमें से सेलेक्ट किससे करना है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सर हमें एक और चीज समझने की जरूरत है। नेक्स्ट इसी के नीचे हेडिंग लिखें, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये जो अकाउंटिंग हम पढ़ने शुरू हो गए हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स की बेस पे है, जिसमें से आज मैं आपको एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट से जरा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, दैट इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस लफ्ज निकला है प्रूडेंट से। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बहुत प्रूडेंट है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, आप बहुत अक्लमंद, अक्लमंदी से निकला है। तो कौन से अकाउंटेंट अक्लमंद होते हैं, आज हम ये पढ़ने लगे। ये कॉन्सेप्ट भी किसने बनाया है, नहीं वो किसने बनाया है, अकाउंटेंट्स की बॉडी ने बनाया है। उन्होंने कहा है अक्लमंद अकाउंटेंट वो होता है, नेक्स्ट लिखिए, जो एंटीसिपेटेड are recognized, anticipated losses are recognized immediately। बाकी वर्ड्स के क्या मीनिंग है, ये क्या हो रहा है, ये फिर इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। और एक सेकंड सेंटेंस लिखा while, या इसी सेंटेंस में फाइनल करना, while anticipated gains are recognized when they actually occur, when they are ना लिखा, when they actually occur।
Anticipated losses are recognized immediately, while anticipated gains are recognized when they actually occur. Recognized का मतलब अकाउंटिंग में होता है रिकॉर्डेड, मतलब मैं कभी लफ्ज इस्तेमाल करूं रिकॉग्नाइज, आई मीन टू से कि रिकॉर्ड की बात हो रही है। तो लॉसेस अगर एंटिसिपेटेड हो तो कब रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं? इमीडिएटली उसी वक्त। और अगर लग रहा हो कि गेन हो जाएगा तो उसी वक्त रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कब तक का वेट किया जाता है? जब तक वो एक्चुअली ना हो जाए। एंटिसिपेटेड मीन्स क्या होता है? एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड सही हो जाए, एक्सपेक्टेड का एंगल समझना। एक्सपेक्टेड, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हाँ हाँ मतलब एक्सपेक्टेड लॉसेस, लॉसेस कर लेना, लॉस ESP लगा लेना लॉसेस। ये इशारे भी इतना बेटा रहने उर्दू में भांपना वो भी ज्यादा मुश्किल हो जाना। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, ठीक है जी सर। ये इसकी सिंपल ट्रांसलेशन सुना। एक प्रूडेंट अकाउंटेंट वो कहलाएगा जो एक्सपेक्टेड लॉस अगर है तो उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करें। अब इसका क्या मीनिंग है मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। प्रूडेंट अकाउंटेंट कौन कहलाएगा? जो लॉस अगर एक्सपेक्टेड हो गया है तो अब वेट नहीं करेगा और इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेगा। उस दिन का वेट नहीं करेगा कि ये लॉस होगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, लग रहा है कि होगा तो इमीडिएटली उसी वक्त रिकॉर्ड करेगा, हालांकि भी हुआ नहीं। ये ठीक है मेरे एंड वाले वर्ड्स। लेकिन गेन अगर लग रहा है कि गेन होगा तो फिर वो दुआएं तो करेगा, लेकिन कब तक रिकॉर्डिंग करते हुए वेट करेगा? जब तक वो एक्चुअली होना। इससे पहले कि मैं कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एग्जांपल्स के साथ आपके साथ बहस करूं, ये जो रूल है ये सीए पे भी अप्लाई होता है। कैसे? अगर लग रहा हो कि पेपर पास हो जाएगा, अपने एग्जाम हॉल में गया, पेपर अटेंड किया, भाई हंस रहा है, अकेले अकेले को बात की है, मेरा भी दिल ललचा रहा है, ये भी हो सकता है। ये सर हमें अपने को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं माजूर के साथ फिर मजबूर हो गया ये बात करने में। मैं बिल्कुल आपकी इस मुस्कुराहट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये प्री मेच्योर है। मेरी ख्वाहिश है कि आप मार्च में पेपर दें और मई में मुस्कुराएं। तो बीच में अगर सेक्रीफाइस करना पड़ जाए तो ये महंगा सौदा नहीं। लेकिन आप अभी इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहे कि हम यहाँ भी मुस्कुरा लें, अब ये चाहते हैं हम यहाँ भी और वहां भी। मेरे नजदीक ये मुश्किल काम। तो बाकी ठीक है, डेफिनेटली आपकी चॉइस है, अब शुगर लगाया जा सकता है, ऊंची ऊंची आवाज में मुझे कहा जा सकता है एक ही गल ऐसी वो करेंगे, डेफिनेटली आपका अपना आ सकता है। लेकिन मैं बड़ा हूँ आपसे उम्र में, डेफिनेटली अकल में आप मुझसे बड़े हैं, इसमें कोई रियलिटी, इसमें हकीकत बात है। डेफिनेटली आप मतलब अच्छा बुरा अपना समझते हैं। मैं रोज आके एक ही बात करता हूँ, भाईजान ना प्लीज यार ना, थक जाओगे। ये डेफिनेटली मेरा अपना पर्सनल मफाद है। मैं शायद चाहता हूँ आपकी दोस्तियां खराब हो जाएं, आपकी मोहब्बतों में दरारें पड़ जाएं। मैं जालिम आदमी हूँ, ये ठीक है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन क्योंकि मेरी तरह उम्र ज्यादा है तो मेरा फर्ज बनता है कि कोई सुने ना सुने, जो बात सही है वो कर जाऊं। अल्लाह करे मेरी बात किसी एक के कान से निकल के दूसरे से, कोई एक दो हो जिनके दूसरे से नहीं निकल रही। तो मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ हंसें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप क्लासों में भी हंसें और रिजल्ट वाले नहीं। तो आप बता दें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का तकाजा क्या है, किस वक्त की सेक्रीफाइस करके कब हंसें? बाकी चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है, लेकिन प्रूडेंट डिसीजन क्या होगा मेरा ख्याल आप कर चुके हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, आपने भी बात सुनी। हम वापस आ गए, हम एग्जाम हॉल पहुंच गए, पेपर हमारे सामने आया। अल्हम्दुलिल्लाह आप नौजवानों की बहुत अच्छी तैयारी थी, पेपर बेहतरीन हो गया। जैसे ही बेहतरीन होता है, मेरा गुमान ये है कि जैसे ही इंसान आई कैप का पेपर, अच्छा ये मैं आई कैप पेपर बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एफएससी एंड अदर्स। जैसे ही हमने पेपर किया होता है, आपको 99.99% मेरा ख्याल है कि पता होता है कि अब क्या रिजल्ट था।
वो बाद की बात है, अब जानबूझ के आते हैं और सर से आंसर मैंने पढ़ा था और ये हो गया वो हो गया, तो ये एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन मेरा नजदीक अंदाजा हो जाता है कि होना क्या है। ये मेरी बात ठीक है? तो फर्ज करें आपको ये एक्सपेक्टेड है कि मैं पास हो जाऊं, तो देर पर अब आप क्या करेंगे, एग्जाम हॉल से निकलेंगे, सीधा मिठाई की दुकान पर जाएंगे, मिठाइयों के डब्बे खरीदेंगे, दोस्तों के घरों में पहले तकसीम करेंगे, फिर घर आएंगे। आप हर चीज ऐसा काम नहीं करें। आप दुआएं शुरू कर देंगे, मौला लग तो रहा है लेकिन ये गेम तेरे हाथ में है, या अल्लाह या अल्लाह। आप कब तक का वेट करेंगे? जब तक पास का मैसेज ना। एक्चुअली ये कर, लेकिन मेरे जैसा अगर कोई स्टूडेंट है जिसने पूरा सेशन नहीं पढ़ा, फीस डैडी से लेके जमा करा दी, पेपर देने पहुंच गया और वही हुआ जो होना था, लग वही रहा है, चाहे आके जितना मर्जी मैं दोस्तों को आला हो गया यार, मतलब पढ़ा ही पड़ा, मारी बदुआ करनी है तुझे, ये जितना मर्जी मैं करूं मेरा दिल मेरे साथ नहीं होगा। क्या मुझे अब रिजल्ट का वेट करना चाहिए पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए, या मुझे ईमानदारी से इमीडिएटली किताबें खोल लेनी चाहिए? तो अगर लग रहा हो कि लॉस हो जाना है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का तकाजा क्या होगा कि अपनी उसी लॉस को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लिया जाए, और अगर लग रहा है कि गेन हो जाएगा तो दुआएं जरूर करें, सब कुछ करें, लेकिन अभी प्री मेच्योर बधाइयां तकसीम ना करें, तब तक का वेट करें। तो आई होप कि मेरे इन अल्फाज से कुछ समझने में जरा आसानी है। लेकिन ये तो होगी एक प्रैक्टिकली वैसी है फर्स्ट बात, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बहस हो रही है? बैग रखवा दी है बच्चे ने, तो वैसे उठाएगा बैग। तो एक एग्जाम्पल नहीं मैडम, मैंने क्या दस आए अब स्टोरी को समझने के लिए एग्जाम्पल। अकर का मतलब है हो जाए, ये कोई अकर का उर्दू का मतलब बताइए। अकर का मतलब क्या हो जाए? हो जाए बस, एक्चुअली अकर एक्चुअली हो जाए। ये सर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं कहूंगा एग्जाम्पल और मेरी नजरें हो जाएंगी नीचे, तो साथ वाले को देख के आपने दोबारा मुस्कुराना जरूर, हो सके तो दो तीन बातें करते रहिएगा जब तक मेरी दोबारा नजर ना पड़े। एग्जाम्पल सर, year end is 30th June 2021। ये मैंने लफ्ज लिखे, सबको पता मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या मतलब? साल का एंड हो, हर साल के एंड पे पहला काम ये होता है स्टॉक के रिलेटेड क्या क्वांटिटी गिनते हैं। तो लेट्स अज्यूम क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी इज 10,000 यूनिट्स। अब ये मैं इस वक्त एग्जांपल बना रहा हूँ, इसका मेरी पिछली किसी एग्जांपल से कोई लिंक नहीं। न्यू एग्जांपल, सबसे पहला काम ईयर एंड पे, हर ईयर एंड पे क्या किया जाता है? क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। देन उस क्लोजिंग स्टॉक की जो क्वांटिटी होती है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, आइदर बाय यूजिंग FIFO और बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। अब अल्हम्दुलिल्लाह FIFO और वेटेड एवरेज का थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया है, तो इस एग्जांपल में मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। सपोज हमने किसी भी मेथड को अप्लाई किया, FIFO या वेटेड एवरेज, और इन 10,000 यूनिट्स की कॉस्ट हमने 5 लाख रुपया फंडा। ये बात समझ आ गई सबको? बाकी डेफिनेटली अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें FIFO दोबारा फिर अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करनी है हमने। लेकिन इस वक्त इस डिस्कशन में मैंने क्या अज्यूम किया कि जो भी मेथड था आइदर बाय यूजिंग FIFO और वेटेड एवरेज, 5 लाख रुपए ये अमाउंट आ गई। लेकिन अब जरा यहाँ तक जो हमने लिखा है इसको जरा रिलेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर हमने क्या लिखा था, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से ऊपर क्या लिखा था? इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट, अब कॉस्ट तो 5 लाख हमने कैलकुलेट कर दी, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले अब हमें इन्हीं यूनिट्स की नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी होती है। तो ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू आखिर क्या चीज है? हेडिंग लिखा, जब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर आप NRV किस चीज की एब्रिविएशन है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू की कैलकुलेशन स्टार्ट करें। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू बड़ा एक कैलकुलेशन का नाम है, एक कैलकुलेशन का नाम है, और उसका एक आसान सा फॉर्मूला ये है जो नीचे लिखना शुरू करें।
नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट ऐसे होती है, पहली चीज हमने ढूंढनी होती है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अब इनके मीनिंग क्या है, यूज कैसे करना है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या वर्ड्स मैंने लिखे, इसके नीचे एक लाइन छोड़ दें, उसमें हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और नेक्स्ट लाइन में लिखें एक लाइन छोड़ दें, देन इसमें से फिर लेस किया जाता है एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। estimated selling expenses necessary to make sale। जब आप एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा माइनस करके, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल। अब ये क्या बहस बीच में शुरू हो गई, हम कर क्या रहे थे, डरना नहीं, परेशान नहीं होना, जहां इतना बर्दाश्त किए मुझे कुछ देर। अगर इन वर्ड्स को एक दफा बोल लिया जाए, क्या क्या लिखा हमने, चंद एग्जांपल्स ना लिखे, एक लाइन दो नीचे और रखे, एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल्स। बड़े हो गए सर, एक दो होने चाहिए आपके। एडवर्टाइजमेंट ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट कैरी जॉपर्स। एक दो लाइनें छोड़े, स्टार सा बनाने नीचे, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स लिखना होगा। एग्जांपल्स ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस कैन बी कैरी जॉपर्स। याद क्या होता है, चीजें बेचने पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आपने इनकर करनी है तो बेचने का खर्चा है, ठीक है सर। समटाइम्स कमीशन, कमीशन एजेंट्स होते हैं, किसी ने कहा आपसे मैं चीजें बिकवा दूंगा, लेकिन सपोज 1%, 2%, 3% मैं उस पर कमीशन लूंगा, तो क्या ये भी बेचने की वजह से खर्चा। एडवर्टाइजमेंट बहुत से और हो सकते हैं, बस ये तीन लिखें। एडवर्टाइजमेंट भी सेलिंग एक्सपेंस है सर जी, सेलिंग एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट लिख के एक्सेट्रा। These are some of the examples of selling expenses which may be necessary to sell the products. Okay, मेरी बात से क्लियर है, एग्जांपल्स कोई इशू तो नहीं है जी सर। अब आ जाए जरा वापस ऊपर एनआरवी, 50 बातें पहले सुनो। स्टोरी बड़ा इस वक्त ये चल रही है कि हमारे 10,000 यूनिट्स पड़े हैं, बिक गए हैं या भी हैं, क्या हमने बेच दिए हैं, क्या हमने खरीद लिए होंगे, सर जी खरीद लिए होंगे, खरीद लिए होंगे, लेकिन बिक नहीं सके पड़े, इन्हें कब बेचेंगे, ईयर हमारा एंड हो गया, नेक्स्ट पीरियड में बिकेंगे, नेक्स्ट पीरियड में ही बिकेंगे। एनआरवी का बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम इन हेडिंग के नीचे वर्ड्स पे गौर करें, इस वर्किंग का मकसद ये है कि पता चले कि फ्यूचर में इन यूनिट्स को बेच के कोई गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लॉस एक्सपेक्टेड है तो उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, उसका वेट नहीं करना है, और अगर गेन एक्सपेक्टेड है तो उसे फिर रिकॉर्ड नहीं करना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में गेन एक्सपेक्टेड है या लॉस एक्सपेक्टेड है, हमें कैसे पता चलेगा, हम अपनी कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर कर लेंगे। तो अभी मैं आपके सामने वर्किंग रखता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में बेच के गेन होना है या लॉस होना। ये एनआरवी की डेफिनेशन में, ये जो मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड, ये मेरे वर्ड्स ये बता रहे हैं कि अभी हमने इन्हें बेचा नहीं है, क्या हमने इन 10,000 यूनिट्स को बेच दिया है, हम इन्हें फ्यूचर में बेचेंगे। अब डेफिनेटली एक्चुअली जब बेचेंगे तो एक्चुअल प्राइस तो तभी पता चलेगा, लेकिन इसी बैलेंस शीट डेट पे, इसी ईयर एंड पे खड़े होके अब हमने एक बेस्ट अंदाजा लगाना है कि इन यूनिट्स को फ्यूचर में बेच के कितने पैसे मिलेंगे, और उन पैसों को हासिल करने के लिए क्या कोई सेलिंग एक्सपेंसेस इनका तो नहीं करने पड़ जाएंगे। तो अब आएगा, मैं कुछ फिगर्स का सहारा लेता हूँ आपको बात फाइनल समझाने। पहले वर्ड्स क्या है एनआरवी की डेफिनेशन में, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस,
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप अपने क्लोजिंग स्टॉक के 10 यूनिट्स उठा लें, ठहर दें। क्या कर रहा हूं मैं, क्या उठाया मैंने? ये पड़े हैं या बिक गए हैं? इनका खर्चा कितना है, इनकी कॉस्ट कितनी? 5 लाख। मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि इन 10 यूनिट्स को फ्यूचर में बेच के कितने पैसे मिल सकते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वही 10,000 यूनिट्स जो फिलहाल हैं, लेकिन फ्यूचर में वो कितने में बिकेंगे। देन हम फिर एक एस्टिमेट करेंगे कि व्हाट शुड बी द फ्यूचर सेलिंग प्राइस ऑफ दीज 10,000। तो लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन कि हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारा एक यूनिट 55 रुपीज का आफ्टर द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा। व्हाट इज दिस 55? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बिक जाएगा। व्हाट इज 10 यूनिट्स पड़े हैं, इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 10,000 यूनिट्स पर यूनिट 55 पे बेच के हम सॉल्व करें 5 लाख। बता दें सर जी के 5 लाख और यार बिक्री का हो गया 5,50,000 ये बनता। ये फिगर्स डेफिनेटली मैं आप अज्यूम कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। व्हाट इज 10,000 क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स? व्हाट इज 55 estimated selling price per unit? Therefore, we are expecting to generate 5,50,000 after balance sheet date by selling these units. यहाँ तक डन? अभी ना लिखें, बस एक छोटी सी बात है। एनी कंफ्यूजन? लेकिन क्या ये हो सकता है कि इन यूनिट्स को बेच के हमें कुछ खर्चों की एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है ना हो। लेट्स अज्यूम नहीं, हमें नहीं लग रहा कि हमारा कैरेज जाना वगैरह वगैरह, तो फिर ये एक्सपेंस अगर जीरो हो गए तो यही 5,50,000 एज इट इज क्या कहलाएगा? एज इट इज क्या कहलाएगा? एनआरबी कहलाएगा। लेकिन सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग कि 30,000 रुपीज के सेलिंग एक्सपेंसेस मिला के वो कैरिज आउटवर्ड्स कमीशन वगैरह हमारा खर्चा हो जाएगा। व्हाट इज दिस 30,000? पूरा बोलिएगा पीछे पड़ गए। अब ये यूनिट्स अपनी समझे, अपने ही समझिएगा। कितने पैसे आपको मिल जाएंगे बेच के? 5,50। कितना आपका खर्चा हो जाएगा? कितना नेट बच जाएगा? बच गया है, बच जाएगा, एक्सपेक्टेड है कि बच जाएगा। कितना बच जाएगा? दिस 520,000 is called as net realizable value. Net realizable value. So what is the meaning net realizable value? Selling prices, estimate of selling price minus estimated selling expenses. इससे क्या पता चल जाएगा कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं ये फ्यूचर में कितना नेट हमें बचा देंगे। तो नेट हमें कितना बचा देंगे? 5,20,000। दोबारा ये यूनिट्स अपने समझे, क्यों? तो क्या है आपके इन यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। और इन यूनिट्स की एनआरबी कितनी है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? 5 लाख के यूनिट्स हैं, आपको फ्यूचर में ये कितना बचा देंगे? आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप नॉर्मल इंसान हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? देयरफॉर ये एक्सपेक्टेड लॉस है, ये हरगिज़ लॉस नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक लॉजिकल सी डिस्कशन है। ये 20,000 क्या है? ये एक्सपेक्टेड गेन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड गेन। क्यों एक्सपेक्टेड बार बार बोले जा रहा हूँ? बेचा नहीं है, बेचेंगे तो इंशाल्लाह ये देखें 20,000 इज एक्सपेक्टेड गेन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कोई इस डिस्कशन में कंफ्यूजन तो नहीं? सभी माशाल्लाह आप जितने तेज हैं, सिर्फ मेरा क्लास में आने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बता दूं कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। बाकी आपको सारा काउंटिंग का पता है। जी सर, मतलब ये क्या आपको बताने की जरूरत है? ये गेन है, एक लॉजिकल सी बात है। मैंने बस आपको ये बताया कि उन बुजुर्गान ने, IASB के जो बुजुर्गान बैठे हैं, उन्होंने ये भी बताया
तो मेरा आने का मकसद सिर्फ ये है। तो जो मेरे से पूछ रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, तो वही मेरा मकसद है कि अगर ये हो गया और वो हो गया तो फिर आप बताइए अब क्या आप। बेटा हमजा करनी गौर से दोबारा देख लीजिएगा प्लीज। सर मैं इधर हूं, मुझे कहाँ ढूंढ, ये गलती से 520 बनता है यार हमजा। मैं बड़ी मुश्किल से ये कैलकुलेशन मैंने की है। अगर ऊपर 5 लाख लिखा हो, अब आपने पता नहीं कहाँ से वर्किंग देख ली है, ये 5,50,000 लिखा हुआ है, इसके नीचे 30,000 है, देयरफॉर ये 5,20,000 है। जब ये 5,20,000 है तो ये 5 लाख से मैंने कंपेयर किया है, और इन दोनों का डिफरेंस फिर ये 20,000 गेन। प्लीज यार ये सारी गेन आपका भी तो 30 तो नहीं आ रहा गेन। What is estimated selling price? 550,000. What are estimated expenses? What is NRV? सोच के बताइए what is the meaning of NRV? ये जवाब नेट रिलायबल है, वो तो उसकी एब्रिविएशन एक्सप्लेन करती है, इसका मतलब आपको क्या समझ रहा है? सभी अंग्रेजी में है, ये अंग्रेजी में, इसका सिंपल मतलब ये है कि ये यूनिट्स हमें नेट करके 5,20,000 बता दें। तो अंग्रेजी अंग्रेजी बस वैसी है, मेरी वैसी है, बाकी फिर भी रीजनेबल है। तो ये 5,20 से बता रहा है कि हमें इतना बच जाएगा। मीन्स टू से बेटा अपने लफ्जों में कोई ऐसी बात बोल रहे हैं कि जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। 5,20,000 हमें ये यूनिट्स नेट फ्यूचर में बचा देंगे, सॉरी या इस तरह कहने कमा देंगे, और 5 लाख क्योंकि हमारी अपना भी कॉस्ट है, तो नेट करके 20 बच जाएगा, 20 बच जाएगा इंशाल्लाह, ये एक्सपेक्टेड गेन। ठीक है सर, ये असल में स्टोरी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? देन सर अब जरा यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसकी बेस पे जरा अपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो ऊपर लिखा था। हमारा ये कहता है कि अगर लॉस एक्सपेक्टेड है तो उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करें, और अगर गेन एक्सपेक्टेड है तो उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड ना करें। तो हमारी इस एग्जांपल में जो मैंने पहले सिनेरियो बनाया, हमें गेन महसूस हो रहा है फ्यूचर में या लॉस, तो आप बताएं क्या अब ये गेन इमीडिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिलहाल इसकी दुआएं तो ठीक है लेकिन रिकॉर्डिंग तब करेंगे जब ये होगा एक्चुअली नेक्स्ट ईयर का, तो फिलहाल हमें ये गेन रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन अगर यहाँ लॉस आ जाता उसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करना था। अब ये गेन कैसे रिकॉर्ड नहीं करना और लॉस कैसे इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है, ये बात जरा मैं आज कंप्लीट नहीं कर सका। मैं अपनी इस कोताही पे आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मेरी माजरत को कबूल कर लिया है। देर पर हम नमाज के बाद इंशाल्लाह अब हम मंडे को मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा बुक्स यार आप लोग लेने, आप लोग को मैसेज आ गए मंडे को, अगर बुक्स हो तो बेस्ट हो जाएगा। जज़ाकल्लाह सर। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इंशाल्लाह परसों मुलाकात होगी, मंडे को। अल्लाह हाफिज़। मंडे को मुलाकात होगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बुक मेरा ख्याल डिस्पैच हो गई है, बुक डिस्पैच हो गई है इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है 2-3 दिन में मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।